बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लो ऑफ ब्लड वेज मोशन, ये हमने आई गेस पढ़ लिया लास्ट टाइम। रेगुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड कंपोजिशन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आर्टरियोल्स, बड़ी आर्टरीज जो होती हैं वहाँ से ब्लड को लेके आते हैं और टिश्यू साइड पे लेके जाते हैं, ठीक है ना। आर्टरियोल से ब्लड देखें कि ये टिश्यू को सप्लाई कर रहा है, ये जो वेसल्स नज़र आ रहे हैं इसमें ब्लड सेल्स हैं, ठीक है। और ये दरमियान में जो खुलिए नज़र आ रहे हैं ये हमारे टिश्यू है, ठीक है। और इंटरस्टिशियल स्पेस है। तो अकॉर्डिंग टू डिमांड, ऑक्सीजन की डिमांड और न्यूट्रिशन की डिमांड, उसके मुताबिक अपना काइंडली जो स्पीकर है ना उसे ऑफ करें या माइक्रोफोन को ऑफ कर दें, ठीक है ना। आवाज़ दोबारा रिबाउंड होके आ रही है। आर्ट्रियोलर साइड से ब्लड आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट मटेरियल्स को साथ में लेके जा रहा है, ठीक है। डिफ्यूजन थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, कैपिलरी की मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन किस तरह होती है। लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस, जो लिपिड में हल होने वाले सब्सटेंसेस हैं ना, यानी कि जो लिपिड सोल्यूबल हैं, वो कैसे गुजरते हैं। डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंसेस कैन पास डायरेक्टली थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। कौन कौन से हैं? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज़ अ फास्टर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लिपिड सोल्यूबल सब्सटेंस हैं, ठीक है ना। ये लिपिड सोल्यूबल हैं और इजीली पास कर सकते हैं सेल मेम्ब्रेन को, और ये फास्टर मेथड है ट्रांसपोर्ट। टिश्यू लेवल पे ये बहुत तेज़ मेथड है, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल में डायरेक्टली मेम्ब्रेन से पास करेगा और दूसरी साइड पे गुजर जाएगा। उसके बाद है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस, पासेज थ्रू द पोर्स। किस जगह से गुजरेंगे? जो वाटर के लिए पोर्स होते हैं वहाँ से ये सब्सटेंसेस निकलेंगे, ठीक है। जो भी पानी के अंदर मिक्स होके यानी कि कैपिलरी से टिश्यू में जाएंगे, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं वो पोर्स के मदद से यानी कि ब्लड वेसल से आगे टिश्यूज़ में जाएंगे। सोडियम आयंस, क्लोराइड आयंस एंड ग्लूकोज, कौन कौन से सब्सटेंसेस शामिल हैं? सोडियम आयंस हैं, क्लोराइड हैं और ग्लूकोज। डिफ्यूजन एट द रेट ऑफ वाटर मूवमेंट, फॉर एग्जांपल 80 टाइम्स टू प्लाज्मा, यानी कि इसकी डिफ्यूजन कैसे होगी? वाटर मूवमेंट जिस रफ्तार के साथ डिफ्यूज़ हो रहा है उसी रफ्तार के साथ इनकी डिफ्यूजन भी होगी। अगर वाटर की मूवमेंट कम होगी तो इनकी डिफ्यूजन भी कम होगी, अगर ज़्यादा होगी तो इनकी डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगी। और नॉर्मली ये कितना होता है? 80 टाइम्स टू द प्लाज्मा, प्लाज्मा से 80 टाइम्स ज़्यादा यानी कि इसकी डिफ्यूजन रेट होता है। ये कैपिलरी है, ठीक है। यानी कि सबसे छोटी जो ब्लड वेसल होती है, ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है। और इन सेल्स के दरमियान और कैपिलरी के दरमियान जो स्पेस है उसे इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। उस स्पेस के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे कि फ्लूइड वेसिकल्स हैं, ठीक है। रीवैल्यूएट ऑफ फ्री फ्लूइड है। उसके बाद प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स हैं, कोलाजन फाइबर बंडल्स हैं, ठीक है। और ये सारी चीज़ें किस जगह पे आपको मिलेंगी? इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। अबाउट 1/6 ऑफ द टोटल फ्लूइड वॉल्यूम if the body consists of space between the cells which collectively called interstitium। जितना भी हमारे जिस्म के अंदर वॉल्यूम है उसका अबाउट 1/6 यानी कि छठा हिस्सा किस जगह पे आपको मिलेगा? इंटरस्टिशियम के अंदर, ठीक है। बिटवीन द सेल्स द फ्लूइड इन दीज स्पेसिस इज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड होगा उससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम दिया जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटरस्टिशियम, कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स होती हैं इंटरस्टिशियम में? इन्वॉल्व्स टू मेन स्ट्रक्चर्स, इसमें दो मेन स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। प्रोटियोग्लाइकन फिलामेंट्स, कोलाजन फाइबर बंडल्स। Gel in the interstitium, because of proteoglycan filaments and fluid the consistency is that of a gel, यानी कि प्रोटियोग्लाइकन की वजह से और फ्लूइड की वजह से जो
इंटरस्टिशियम में फ्लूइड होता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की बन जाती है कि वो जस्ट लुक लाइक जेल, ठीक है ना। तो इसलिए इससे जेल इन द इंटरस्टिशियम का नाम भी दिया जाता है। फ्लूइड डिफ्यूजेस बट नॉट फ्लो, इसमें फ्लूइड डिफ्यूज होगा, मूव नहीं करेगा। जिस तरह ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है ना, इसमें फ्लो नहीं होगा फ्लूइड का। क्या मसला है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? कैसे फ्लूइड मूव करेगा डिफ्यूजन के थ्रू? इट मूव्स मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल स्लोली मूव करेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, बाय काइनेटिक एनर्जी, यानी कि काइनेटिक फोर्स के थ्रू, थर्मल यानी कि हीट की वजह से जो मॉलिक्यूल्स की मोशन हो रही है, ठीक है, मूवमेंट हो रही है, उसके थ्रू, रेदर देन बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग टुगेदर, यानी कि एक ही साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करेंगे, जैसा कि ब्लड वेसल्स के अंदर होता है। यानी कि ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कर रहा होता है, इस जगह पे जो फ्लूइड होगा वो फ्लो नहीं करेगा, वो काइनेटिक एनर्जी और थर्मल एनर्जी के थ्रू क्या करेगा, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल मूव करेगा स्लोली, ठीक है। फ्री फ्लूइड इन द इंटरस्टिशियम यूजुअली लेस देन 1%, कितना होता है? लेस देन 1% होता है। इन केस ऑफ एडिमा इट एक्सपेंड्स रैपिडली, नॉर्मली जो इंटरस्टिशियम के अंदर फ्लूइड होगा वो लेस देन 1% होगा, लेकिन अगर किसी वजह से एडिमा हो गया, ठीक है ना, नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से, किसी और किडनी डिजीज़ की वजह से, हार्ट फेलियर की वजह से, कंजस्टिव कार्डियक फेलियर की वजह से, ठीक है, जिस्म के अंदर प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी, किसी भी वजह से कोई लिवर डिजीज़ हो गई है, ठीक है ना, तो उस सूरत में क्या होगा, कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है और फ्लूइड किस जगह पे आना स्टार्ट हो जाता है, इंटरस्टिशियम के अंदर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अडीमा होगा। इंटरस्टिशियल स्पेस में क्या होगा, फ्लूइड ज़्यादा मिकदार में इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। फ्लूइड फिल्ट्रेशन, ये वाला मैकेनिज्म हम किडनी के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आ गए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर वाला, ठीक है। फिर भी मैं इधर थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाइड्रोस्टेटिक एंड कोलाइडल ऑस्मोटिक फोर्सेस डिटरमाइंस द फ्लूइड मूवमेंट थ्रू द कैपिलरी मेम्ब्रेन, यानी कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेम्ब्रेन कैपिलरीज के अंदर और कैपिलरीज के बाहर, ठीक है, उनको, उनकी फोर्सेस को अगर हम उनका सम करें, ठीक है, उनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन रेट आ जाएगा। कैपिलरी के अंदर जो प्रेशर होगा, जो यानी कि फ्लूइड को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, उसे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बोलेंगे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। उसके अलावा आपको पता है कि फ्लूइड इंटरस्टिशियम के अंदर भी होता है, उधर भी वाटर होगा, ठीक है, उधर भी वो भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा, वो कोशिश करेगा कि कैपिलरी से जो फ्लूइड बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं उसको अपोज करे, ठीक है। जो बाहर वाला फ्लूइड है वो रोकेगा, जो कैपिलरी के अंदर फ्लूइड है उसको बाहर आने से रोकेगा। ये हो गया हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, प्रोटीन्स ने क्या करना होता है, पानी को होल्ड करके रखना है, ठीक है। तो जो कैपिलरीज के अंदर प्रोटीन्स हैं वो कोशिश करेंगे कि फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर भी होल्ड करके रखें। उसके अलावा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी प्रोटीन्स होते हैं, वो कोशिश करेंगे कि पानी को बाहर पुल करें, ठीक है। तो इस तरह सारे फोर्सेस के सम अप करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट फिल्ट्रेशन रेट। कैपिलरी प्रेशर टेंड्स टू फोर्स फ्लूइड आउटवर्ड, कैपिलरी प्रेशर का मतलब क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर क्या करेगा, टेंड्स टू फोर्स फ्लूइड्स आउटवर्ड, कोशिश करेगा फ्लूइड को बाहर निकालने की। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर है, यानी कि इंटरस्टिशियल के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर भी बोलते हैं। टेंड्स टू फोर्स फ्लूइड इनवर्ड, वो कोशिश करेगा फ्लूइड को अंदर भेजने की, ठीक है, यानी कि जो अंदर वाला है वो बाहर भेजने की कोशिश कर रहा है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो कैपिलरी के अंदर है, ठीक है। और जो कैपिलरी के बाहर से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो कोशिश करेगा फ्लूइड को कैपिलरी के अंदर सेंड करने की, यानी कि दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसी तरह कैपिलरी प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर टेंड्स टू काज ऑस्मोसिस ऑफ फ्लूइड इनवर्ड, यानी कि प्रोटीन्स की वजह से जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो
फ्लूइड को इनवर्ड लेके आने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो इंटरस्टिशियल का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है वो फ्लूइड को आउटवर्ड लेके जाने की कोशिश करेगा, टेंड्स टू कॉज ऑस्मोसिस ऑफ द फ्लूइड आउटवर्ड, ठीक है। द सम ऑफ दीज फोर्सेस द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। इन सब फोर्सेस को अगर हम सम अप करें तो हमारे पास नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, नॉर्मल वैल्यू होती है 28 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है। 28 mm ऑफ Hg। इफेक्ट बाय डिजोल्व प्रोटीन्स 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व प्रोटीन्स हैं, ठीक है। उन डिजोल्व प्रोटीन्स की वजह से जो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो ऑलमोस्ट 19 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होगा। नॉर्मल टोटल कितना होता है 28, डिजोल्व्ड प्रोटीन्स की वजह से कितना होगा 19 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। मेथड्स ऑफ मेजरिंग हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, डायरेक्ट माइक्रो पेपेट कैनुलेशन ऑफ कैपिलरीज, आइसोग्राविमेट्रिक मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये दो मेथड हैं जिसकी वजह से हम हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरी का मेजर कर सकते हैं। ये दो मेथड हैं जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है उसको मेजर किया जा सकता है। आवाज़ आ रही है ना सबको? आंसर में आवाज़ आ रही है सबको? यस सर। चलें ठीक है। इधर थोड़ा मैं घर में थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं बाहर आके कॉल कर रहा हूँ, तो शायद थोड़ा बहुत आपको शोर भी आए। अगर शोर ज़्यादा आ रहा हो तो आप काइंडली बता दीजिएगा, मैं थोड़ा जगह चेंज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो ओके। चलें ठीक है जी। lymphatic system represents an accessory route through which fluid can flow from interstitial space into the blood। जिस तरह हमारा सीवियर सिस्टम है ना, हमारे आर्टरीज और वेन्स वाला सिस्टम है, ठीक है, हमारे ब्लड वेसल्स वाला सिस्टम है, उसी तरह का एक और सिस्टम होता है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं, ठीक है। ये एक हेल्पर है, ठीक है, एसेसरी रूट हेल्पर है थ्रू विच फ्लूइड कैन फ्लो फ्रॉम इंटरस्टिशियल स्पेस इनटू द ब्लड। इससे क्या होगा, फ्लूइड जो इंटरस्टिशियल स्पेस में लीक आउट हो गया है उसको दोबारा ब्लड में लेके जाया जाता है, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड ऊज आउट हो गया है किसी भी वजह से, ठीक है, नॉर्मली होता रहता है ऊज आउट हर टाइम पे, ठीक है ना, तो उस फ्लूइड को इंटरस्टिशियल से इकट्ठा करके दोबारा हमारे ब्लड के अंदर इंटर करवाया जाता है थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। ये कुछ लिम्फेटिक ऑर्गन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है, डक्ट्स और लिम्फेटिक के जो छोटे बहुत ग्लैंड्स हैं, ठीक है, उनको लोकेट किया गया है, आप इनके नाम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कंपोनेंट्स, फॉलोइंग कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, इसमें ये वाले कंपोनेंट्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में। लिम्फ होता है, जो जो इंटरस्टिशियम के अंदर जो फ्लूइड होता है ना लिम्फेटिक चैनल्स के अंदर, उसको हम लिम्फ का नाम देंगे। जिस जिस टाइम तक वो फ्लूइड इंटरस्टिशियम में होगा उसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देंगे। जैसे ही वो लिम्फेटिक चैनल में इंटर होगा उसका नाम चेंज हो जाएगा इंटरस्टिशियल फ्लूइड से लिम्फ, ठीक है। और जिस चीज़ में लिम्फ फ्लो करता है उनको लिम्फेटिक्स बोलते हैं, यानी कि उन नालियों को, उन वेसल्स को हम लिम्फेटिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं और कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है, उसके बाद टॉन्सिल्स होती हैं, टॉन्सिल्स आपको पता है हमारे नाक और गले में होते हैं, ठीक है। उसके बाद थाइमस ग्लैंड होता है जो कि हमारे इस जगह गर्दन में थायराइड के नज़दीक होता है, ठीक है, थाइमस ग्लैंड। उसके बाद स्प्लीन है, स्प्लीन को आपको पता है ये हमारे स्टमक के नज़दीक पड़ी होती है। ये सारे लिम्फेटिक ऑर्गन्स हैं, ठीक है। उसके बाद है लिम्फ वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज हो सकती हैं, ठीक है, जो छोटी वेसल्स होंगी उनको लिम्फेटिक कैपिलरीज बोला जाता है। उसके बाद लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स होती हैं, यानी कि कैपिलरीज आपस में जब मिलेंगी तो कलेक्टिंग वेसल्स बना देंगे, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ट्रंक, जब वेसल्स आपस में ज्वाइन होंगी तो लिम्फेटिक ट्रंक बनाएंगी, और लिम्फेटिक ट्रंक आगे मिलकर क्या बनाएगा, लिम्फेटिक डक्ट्स, ठीक है। आपने इसी ऑर्डर में याद रखना, लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसके बाद कलेक्टिंग लिम्फेटिक कलेक्टिंग वेसल्स, लिम्फेटिक ट्रंक एंड लिम्फेटिक डक्ट्स।
सबसे पहले लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं जो कि इंटरस्टिशियम से फ्लूइड को इकट्ठा करेंगी, उसके बाद उसको किस जगह पे ड्रेन करेंगे, लिम्फेटिक वेसल के अंदर। लिम्फेटिक वेसल से जो लिम्फ है वो लिम्फ नोड्स में से पास आउट होगा, ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक दोबारा फिर आगे लिम्फेटिक वेसल ही चल रही होती है, ठीक है। यानी कि ये दरमियान में एक स्टेशन समझ लें, जिस तरह होता है ना रोड के ऊपर बस स्टॉप, ठीक है। इस जगह पे क्या होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। अगर उसमें कोई जरासीम वगैरह हो तो उसको पकड़ेंगे और उसको किल करेंगे, ठीक है। लिम्फ के अंदर अगर कोई जरासीम वगैरह है ना, तो उनको जर्म्स वगैरह को पकड़ेंगे और उसे किल करेंगे। लिम्फ नोड्स के अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल आगे लिम्फेटिक ट्रंक में ड्रेन होगी, लिम्फेटिक ट्रंक आगे जाके कलेक्टिंग डक्ट में ड्रेन होगा, और कलेक्टिंग डक्ट आगे जाके लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, लेफ्ट और राइट, ठीक है। सबक्लेवियन वेन के अंदर जो लिम्फ है उसको शामिल कर देंगे, यानी कि दोबारा ब्लड के अंदर इंटर हो जाएगा। किस जगह से जाके इंटर हो रहा है, सबक्लेवियन वेन, ठीक है। उसके बाद है ड्रेनेज पैटर्न। Right lymphatic duct receives lymph from the right half of head, neck, thorax, and right upper limb, right lung, right side of the heart, right surface of the liver. ठीक है। जो राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है, उसकी अगर आपसे ड्रेनेज पूछी जाए, ठीक है, तो आपने ये वाले स्ट्रक्चर्स का नाम लेना है कि वो फ्लां फ्लां स्ट्रक्चर को ड्रेन कर रहा है, फ्लां फ्लां साइड पे फ्लां स्ट्रक्चर को ड्रेन कर रहा है। उसके बाद है थोरेसिस डक्ट। थोरेसिस डक्ट ने किस जगह को ड्रेन, किस एरिया को ड्रेन करना, ड्रेन्स लिम्फ फ्रॉम द लोअर लिम्ब, ठीक है। उसके बाद पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, लेफ्ट साइड ऑफ द थोरेसिस कैविटी, ठीक है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, लेफ्ट साइड ऑफ द नेक एंड लेफ्ट अपर लिम्ब। यानी कि बाकी जो एरिया रह गया है उसको किस चीज़ ने ड्रेन करना है, थोरेसिस डक्ट ने। राइट लिम्फेटिक डक्ट ने आप वो उधर मेंशन भी किया गया है, ठीक है, कलर के साथ, और उसके अलावा नाम भी इधर लिखे गए हैं, ठीक है। राइट लिम्फेटिक डक्ट की अगर ड्रेनेज पूछी जाए तो आप लोगों ने वो ऊपर वाली बतानी है, ठीक है। और थोरेसिस डक्ट की पूछी जाए तो आप लोगों ने ये नीचे वाली सारी स्ट्रक्चर्स का नाम लेना है। उसके बाद आ गया जी लिम्फ प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस होता है लिम्फ, ठीक है। कंपोजिशन इज सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। इसकी जो कंपोजिशन है, ठीक है, वो ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलती जुलती है। ड्राइव्ड फ्रॉम ब्लड प्लाज्मा एज फ्लूइड पासिस थ्रू कैपिलरी वॉल्स एट द आर्टीरियल एंड। किस जगह से ड्राइव किया जा रहा है, प्लाज्मा से। यानी कि जिस वक्त आर्टीरियल एंड पे फ्लूइड कैपिलरीज के अंदर इंटर हो रहा होता है तो वहाँ से हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से कुछ फ्लूइड बाहर लीक आउट हो जाता है। वीनस एंड पे जाके फ्लूइड को वापस रिटर्न यानी कि वापस खींच लिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद फिर भी कुछ फ्लूइड जो है वो उधर इंटरस्टिशियम के अंदर रह जाता है, ठीक है। उससे हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड का नाम देंगे। एज द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिगिंस टू एक्यूमुलेट, यानी कि ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चल रहा होता है, ठीक है। जैसे जैसे वो फ्लूइड इकट्ठा होगा, इट इज पिक्ड अप एंड रिमूव्ड बाय टाइनी लिम्फेटिक वेसल्स। जैसे जैसे वो फ्लूइड इकट्ठा होगा उसको टाइनी लिम्फेटिक वेसल यानी कि जो छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स हैं उनके जरिए इकट्ठा किया जाएगा एंड रिटर्न्स टू द ब्लड, और उसे दोबारा ब्लड के अंदर वापस भेज दिया जाएगा। देखो जो रेड में है ये आर्टरीज है, ठीक है। आर्टरी आगे आर्ट्रियोल में यानी कि स्मॉलर वेसल में चेंज होगी, आर्ट्रियोल्स आगे मेटा आर्ट्रियोल्स में, मेटा आर्ट्रियोल्स आगे प्री कैपिलरी में चेंज होगी, प्री कैपिलरी कैपिलरीज में चेंज होगी। ये पिंक वाली जो है ये कैपिलरीज हैं, ठीक है। और आगे जाके वेन्यूल्स और वेन्स में चेंज होगी, ठीक है। आर्टीरियल एंड से फ्लूइड ऊज आउट होना स्टार्ट होगा, ठीक है, और जाते जाते वीनस एंड पे दोबारा रीअब्जॉर्ब होगा, लेकिन सारा रीअब्जॉर्ब नहीं होगा, कुछ फ्लूइड फिर भी इंटरस्टिशियल स्पेस में रह जाएगा। और जो फ्लूइड रह जाएगा ये आपको ग्रीन में नज़र आ रही है ना, ये है लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक कैपिलरीज, यानी कि छोटी छोटी जो लिम्फेटिक वेसल्स है ना, वो है लिम्फेटिक कैपिलरी, वो उस लीक्ड आउट फ्लूइड को इकट्ठा करेंगे, ठीक है, और दोबारा उसको लिम्फेटिक वेसल, लिम्फ नोड, फिर लिम्फेटिक वेसल, उसके बाद लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है, और उसके बाद थोरेसिस डक्ट है, ठीक है, उसके थ्रू आगे आगे ले जाके किस में ड्रेन कर देंगी, सबक्लेवियन वेन के अंदर, ठीक है।
वही सेम चीज़ इधर भी मेंशन की गई है। आर्टीरियल एंड है, ठीक है, कैपिलरीज हैं और वीनस एंड है। इस जगह से फ्लूइड ऊज आउट होना स्टार्ट होगा, लीक होना स्टार्ट होगा। आवाज़ आ रही है? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है जी। और जो लीक आउट फ्लूइड है उसको जो कैपिलरीज हैं, लिम्फेटिक कैपिलरीज, वो उसको इकट्ठा करेंगी और इकट्ठा करके दोबारा ब्लड ब्लड के अंदर डाल देंगी, ठीक है ना, ब्लड वेसल्स के अंदर ले जाएंगी। सेम वही चीज़, ठीक है। कैपिलरी एंड पे फ्लूइड लीक आउट हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स हैं उन्होंने उसे इकट्ठा करके कैसे किया कि वेसल्स में लेके लिम्फेटिक वेसल से आगे लिम्फ नोड से गुजरते हुए लिम्फेटिक डक्ट्स के थ्रू आगे लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के अंदर इंटर कर दिया। वही सारी चीज़ें। लिम्फ जब प्रोड्यूस होगा तो ये वाले यानी कि आगे लिम्फेटिक वेसल्स में जाएगा। लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स होते हैं। ये देखिए ये वॉल्व है, ठीक है। आगे मज़ीद पिक्चर है उसमें आपको क्लियर करवाता हूँ। ये देखें, ये लिम्फेटिक वेसल है ना, ये इसके अंदर वॉल्व है। वॉल्व का काम क्या होता है कि एक तरफा फ्लो को मुमकिन बनाना है, यानी कि फ्लूइड को एक ही साइड पे एक ही जानिब उसको फ्लो करवाना होता है। यानी कि अगर फ्लूइड सबक्लेवियन वेन की तरफ आ रहा है तो सिर्फ उसी तरफ को मूव करेगा, यानी कि उस बैकवर्ड मूव नहीं होगा। जो फ्लूइड इस जगह पे आ गया है, ठीक है, वो आगे इस साइड को मूव करेगा। जब वो बैक जाने की कोशिश करेगा तो ये वाला वॉल्व क्लोज हो जाएगा, सेम इसी तरह, ठीक है। वॉल्व क्लोज हो जाएगा। जब वो फ्लूइड ऊपर चला जाएगा तो दोबारा वॉल्व ओपन होगा और पीछे से फ्लूइड दोबारा इस जगह पे आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं जो कि फ्लूइड के यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मुमकिन बनाते हैं, पॉसिबल बनाते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ द लिम्फ। अब लिम्फ जो होता है, जो लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है उसके फंक्शंस क्या हैं। डिफेंस मैकेनिज्म, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। कैसे प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, लिम्फेटिक्स होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ठीक है। हेल्प्स इन डाइजेशन, ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। उसके बाद क्या है, मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। और क्या करता है कि फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। अगर फ्लूइड ज़्यादा ऊज आउट हुआ है तो उसको दोबारा यानी कि लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू ला के ब्लड में लेके जाएगा और जो फ्लूइड की कमी हो रही है उसको दोबारा पूरा करेगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, और उसके अलावा प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करेगा। इसेंशली अ ड्रेनेज सिस्टम एसेसरी टू द वीनस सिस्टम, ठीक है। ये एक ड्रेनेज सिस्टम है, यानी कि जो ड्रेन कर रहा है हमारे टिश्यूज़ को, हमारे टिश्यूज़ के अंदर जो फ्लूइड लीक आउट हुआ है उसको ड्रेन कर रहा है, ठीक है। एसेसरी टू द वीनस सिस्टम, यानी कि वीनस सिस्टम को उसका हेल्पर है वीनस सिस्टम का, ठीक है। वीनस सिस्टम से जो ब्लड उधर यानी कि जो फ्लूइड उधर रह जाता है, जो वीनस सिस्टम वापस नहीं ला पाता लीक आउट होने की वजह से, उसको दोबारा वीनस सिस्टम के अंदर लेके आता है। Larger particles that escape into tissue fluid can only be removed via lymphatic system. जो लार्ज पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि कोई जरासीम हो गया, उसके अलावा कोई प्रोटीन्स हो गया, फैट हो गया, ठीक है ना, जो कि ब्लड के अंदर नहीं आते और टिश्यू स्पेस में चले जाते हैं, तो उनको टिश्यू स्पेस से रिमूव करके दोबारा ब्लड के अंदर लेके आने का काम किसका है, लिम्फेटिक सिस्टम का, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू ही उनको वापस लेके आया जा सकता है, पर क्योंकि उनका साइज़ बड़ा होता है, वो डायरेक्टली ब्लड वेसल को ब्लड वेसल से पास होके उसमें ब्लड वेसल के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। तो उनको ब्लड के अंदर दोबारा लेके आने का जो सिस्टम है वो कौन सा होगा, लिम्फेटिक सिस्टम। रेट ऑफ लिम्फ फ्लो, इफेक्ट ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड प्रेशर ऑन द लिम्फ। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फैक्टर्स दैट इंक्रीज इंटरस्टिशियल फ्लूइड फ्लो, कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड को फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर आप लोगों को फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। एलिवेटेड कैपिलरी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जब भी कैपिलरी का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एलिवेट होगा तो फ्लूइड ज़्यादा मिकदार में बाहर
लीक आउट होगा, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ा, दैट मीन्स लीक करने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, ठीक है। डिक्रीज प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर प्लाज्मा का कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज कर जाए, यानी कि वो प्रेशर जो वाटर को विद होल्ड करके और दोबारा रीअब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है, अगर वो डिक्रीज हो जाए, वो वाला प्रेशर डिक्रीज हो जाए, तो भी क्या होगा, फ्लूइड वापस नहीं आएगा। इंक्रीज इंटरस्टिशियल कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर इंटरस्टिशियल के अंदर कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाए, यानी कि इंटरस्टिशियल के अंदर अगर प्रोटीन ज़्यादा होंगे, वो क्या करेंगे, पानी को पुल करेंगे, वेसल से पानी को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा पानी बाहर आएगा तो ज़्यादा मिकदार में लिम्फ बनेगा, ठीक है। इंक्रीज परमिएबिलिटी ऑफ द कैपिलरी, उसके अलावा अगर कैपिलरी वाटर के लिए ज़्यादा परमिएबल हो जाए, ठीक है, प्लाज्मा के लिए ज़्यादा परमिएबल हो जाए, तो भी प्लाज्मा क्या होगा, ज़्यादा लीक आउट होगा। जब ज़्यादा लीक आउट होगा तो ज़्यादा इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएगा, ठीक है। जब इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड की मिकदार बढ़ेगी तो जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो उसे ड्रेन करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ये वो फैक्टर हैं जिससे इंटरस्टिशियल फ्लूइड का फ्लो जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। पंपिंग ऑफ द लिम्फ, अब लिम्फ को वापस हमारे सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में किस तरह पंप किया जाता है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग स्केलेटल मसल्स, यानी कि उस लिम्फेटिक वेसल के इर्द गिर्द जो मसल होंगे, स्केलेटल मसल्स होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम आप कोई काम करते हैं तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। उस दौरान जो लिम्फ उधर उस जगह पे होगा वो अपवर्ड यानी कि ऊपर को मूव करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि टुवर्ड्स सबक्लेवियन वेन मूव करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसमें वॉल्स होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट किया, फ्लूइड ऊपर चला गया तो वॉल क्लोज हो जाएगा, फ्लूइड वापस बैक नहीं आएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो कॉन्ट्रैक्शन होती जाएगी, फ्लूइड ऊपर ऊपर मूव करता जाएगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स, जिस वक्त हम बॉडी पार्ट्स को मूव करते हैं तो आपको पता है कि हमारे जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और उससे हेल्प मिलेगी लिम्फ को आगे मूव करवाने के। पल्सेशन ऑफ आर्टरीज एडजेसेंट टू द लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के इर्द गिर्द जो आर्टरीज हैं, ठीक है, वो पल्सेशन उनकी जो होती है, यानी कि वो हार्ट जिस वक्त पंप कर रहा होता है, रेडियल आर्टरी को आप लोगों ने कभी फील किया हो तो वो पल्सेट कर रही होती है, ठीक है। उस पल्सेशन की वजह से जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो आगे आगे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये कुछ मैकेनिज्म्स हैं जिसके थ्रू जो फ्लूइड है वो मूव करेगा टुवर्ड्स सबक्लेवियन वेन, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज बाय द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द बॉडी, उसके अलावा फॉर एग्जांपल किसी भी वजह से हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं तो हमारे जो टिश्यूज होते हैं वो कंप्रेस होते हैं, ठीक है। या कोई भी चीज़ होल्ड करने से या किसी वजह से हमारे जिस्म के अंदर टिश्यूज़ की जब कंप्रेशन होती है तो कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, लिम्फेटिक जो लिम्फेटिक वेसल्स क्या होंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फ्लूइड ऊपर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। पंप किस तरह हो रहा है, इस बात की समझ आई है या नहीं आई, या दोबारा एक्सप्लेन करूं, जल्दी बोलें। सर एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। चलें ठीक है, मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ठीक है, उसके इर्द गिर्द जो स्केलेटल मसल्स होंगे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लिम्फेटिक वेसल्स जो उसके अंदर लिम्फेटिक वेसल्स हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो मूव करना स्टार्ट कर देगा उस डायरेक्शन को जिस डायरेक्शन को वाल्व ओपन होगा, और आपको पता है वाल्व किस डायरेक्शन को ओपन होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। जिस साइड को लेफ्ट सबक्लेवियन वेन होगी उस साइड को वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे साथ में लिम्फेटिक वेसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होंगी और फ्लूइड ऊपर ही ऊपर मूव करता जाएगा। इसके अलावा जब हम अपनी बॉडी को मूव करते हैं उस वक्त भी हमारे जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि मसल्स की वजह से हमारी बॉडी मूव कर रही है ना। स्केलेटल हमारे स्केलेटन सिस्टम के साथ जो मसल्स अटैच हैं, जब हम चलेंगे तो वही हमारे स्केलेटन को मूव करवा रहे हैं। जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे फिर भी वही कॉन्ट्रैक्शन होगी वेसल्स की और लिम्फ टुवर्ड्स लेफ्ट सबक्लेवियन वेन या राइट सबक्लेवियन वेन मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसके अलावा आर्टरीज की जो पल्सेशन है, जब आर्टरीज पल्सेट करती हैं, ठीक है, तो उस वक्त
वो उसको कंप्रेस करेंगी लिम्फेटिक वेसल्स को, ठीक है। लिम्फेटिक वेसल्स की जब कंप्रेशन होगी तो फ्लूइड उससे भी मूव करना स्टार्ट कर देगा टुवर्ड्स लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, ठीक है। उसके बाद कंप्रेशन ऑफ टिश्यूज बाय द ऑब्जेक्ट्स, आउटसाइड से हम किसी भी वजह से अगर टिश्यूज की कंप्रेशन होती है किसी चीज़ को होल्ड करने से या मसाज करने से, ठीक है ना, इस तरह का कोई भी काम करने से क्या होगा, जब कंप्रेशन होगी टिश्यूज की तो उसकी वजह से जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं उसकी भी कंप्रेशन होगी और फ्लूइड क्या होगा, मूव करेगा टुवर्ड्स सबक्लेवियन वेन। हाँ जी, अभी इसकी समझ आई है। उसी साइड को क्यों मूव कर रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए आप लोगों ने इस चीज ये वाली फिगर को सामने रखना है, ठीक है। इसमें वॉल्व होते हैं, जब इसको कंप्रेस करेंगे तो ये वॉल्व ओपन होगा और फ्लूइड ऊपर इस साइड को मूव करेगा, ठीक है ना, इस साइड को। इस जगह पे फ्लूइड आ गया है, ठीक है। अब वापस जाने लगेगा तो ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, सेम इस तरह, ठीक है। ये वॉल्व क्लोज हो जाएगा, फ्लूइड इस जगह पे रुक जाएगा। जब दोबारा कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऊपर वाली साइड से वॉल्व ओपन होगा और फ्लूइड फिर ऊपर को मूव करेगा और ये इसी तरह प्रोसेस चलता रहेगा और स्लोली फ्लूइड किस जगह पे पहुंच जाएगा, वीनस सिस्टम के अंदर। समझ आ गई इस कॉन्सेप्ट की? Yes, sir. चलें जी। सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर। इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर हमेशा किस में होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, एज अ मीन्स फॉर होल्डिंग द बॉडी टिश्यूज टुगेदर। इसने काम क्या करना होता है, बॉडी टिश्यूज को आपस में विद होल्ड करके रखना है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से जो बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये एक इसका यानी कि भी और फायदा है। ट्रेडिशनली यानी कि रवायती तौर पर इट हैज़ बीन एज्यूम्ड दैट डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी आर हेल्ड टुगेदर इंटायरली बाय कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। यानी कि रवायती तौर पर इस ऐसे समझा जाता है कि जो हमारी बॉडी के टिश्यूज हैं, ठीक है, वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की वजह से, ठीक है ना। हमारे जिस्म के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसकी मदद से जो हमारे बॉडी के टिश्यूज हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। However, at many places in the body, connective tissue fibers are very weak. इसके अलावा कई जगह पे हमारे बॉडी के अंदर जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं वो बहुत वीक हैं, ठीक है, और इवन एब्सेंट, हत्ता के कई जगह पे कनेक्टिव टिश्यू है ही नहीं, ठीक है, एब्सेंट है। दिस अकर्स पार्टिकुलरली एट पॉइंट वेयर टिश्यू स्लाइड्स ओवर वन एनदर। ये पार्टिकुलरली खास तौर पर किस जगह पे आपको मिलेगा, जिस जगह पे जो टिश्यूज हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं। वो कौन सी जगह है, सच एज द स्किन स्लाइडिंग ओवर द बैक ऑफ द हैंड एंड ओवर द फेस। यानी कि जो हमारे हाथ की जो बैक है, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे फेस की स्किन है वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है, ठीक है। ऐसी जगहों पे क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू या तो बहुत कम है या है ही नहीं, ठीक है। येट इवन at these places the tissues are held together by the negative interstitial fluid pressure। तो इन जगहों पे जो टिश्यूज हैं वो आपस में किस वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, नेगेटिव इंटरस्टिशियल प्रेशर की वजह से, विच इज एक्चुअली अ पार्शियल वैक्यूम। वैक्यूम आप समझते हैं ना, वैक्यूम का कैसे बनता है, जब किसी जगह पे हम नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करें, ठीक है, किसी जगह के। वैक्यूम क्लीनर का आपको पता है ना, अभी मुझे समझ नहीं आ रही उर्दू में उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, कि उसके अंदर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो आपस में, फॉर एग्जांपल किसी गुब्बारे के अंदर अगर हवा भरी हुई है, ठीक है, अगर उस गुब्बारे से हम हवा को निकाल दें यानी कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट करें तो वो आपस में जुड़ जाएगा, ठीक है। ऐसे होता है या नहीं होता, आवाज़ आ रही है? Yes, sir. Yes, आ रही है. sir. ठीक है। when the tissues lose their negative pressure fluid accumulates। यानी कि जब वो नेगेटिव प्रेशर किसी वजह से लूज हो जाए, ठीक है, किसी वजह से ख़त्म हो जाए, fluid accumulates in the space and the condition known as edema occurs, ठीक है। जब इंटरस्टिशियल नेगेटिव प्रेशर ख़त्म हो जाएगा किसी वजह से, ठीक है, तो उस जगह पे फिर क्या होगा, फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है कभी भी वो फ्लूइड इकट्ठा नहीं होने देगा। हमारे जिस्म के अंदर जब कोई मेजर पैथोलॉजी होती है, फॉर एग्जांपल किडनी डिजीज हो गई, ठीक है,
नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह, उसके अलावा लिवर डिजीज़ हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, ठीक है। उन कंडीशंस में क्या होगा, जब कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाती है, फिर हमारा लिम्फेटिक सिस्टम भी आहिस्ता आहिस्ता फेल होना स्टार्ट हो जाता है। जब लिम्फेटिक सिस्टम फेल होना स्टार्ट हो जाता है तो वो प्रॉपरली उस जगह को फिर ड्रेन नहीं कर सकेगा, ठीक है। इंटरस्टिशियल स्पेस को फिर ड्रेन नहीं कर सकेगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर जो फ्लूइड इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, उस कंडीशन को हम एडीमा का नाम देंगे। क्लियर है, समझ आ गई यहाँ तक? चलें जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। अच्छा, मैंने आप लोगों को बताना था कि आप लोगों को मैंने मेल सेंड की है रिगार्डिंग क्विज। आप सब लोगों को मेल मिल गई है या नहीं? मिल गई है सर। उसके अलावा मैंने मूडल पे भी अपडेट कर दिया है, उस जगह पे भी मैंने इस क्विज के बारे में यानी कि फ़ाइल अपलोड कर दी है, ठीक है। तो संडे वाले दिन 9 तारीख को 9 अगस्त को हमारा क्विज होगा, ठीक है। तो सब लोग 5 बजे रेडी रहना, ठीक है। सर सिलेबस क्या है? क्या चीज़? लेक्चर्स कितने इंक्लूड हैं? उसमें मैंने कल भी कोई स्टूडेंट मुझे मेल करके पूछ रहा था कि कितने लेक्चर इंक्लूडेड हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो मूडल पे लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें से पहले 8 लेक्चर उसमें शामिल हैं। आप लोगों से मैंने बात करके फिर